हाँ, तो आपके अपने चैनल वात्सल्य क्लासेज पर आप सभी का स्वागत। और अब हम बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कक्षा 8 के लिए भी लगातार वीडियो अपलोड करेंगे और आपको निरंतर कक्षाएं मिलेंगी। बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्लास और प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करेंगे और उनका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम इसे विस्तृत अध्ययन के रूप में न लेकर के एक तैयारी के हिसाब से, अपनी परीक्षा तैयारी के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। तो हमारा कक्षा 8 में एक भाग है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें सामाजिक और लोकतांत्रिक राजनीति, सामाजिक और लोकतांत्रिक राजनीति। तो सामाजिक और लोकतांत्रिक राजनीति जो है, इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। पहले इस भाग में से हमारे 4 भाग हैं 8वीं कक्षा में सामाजिक के, उनमें से इस एक भाग को हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे लगातार सारे पाठों का, सारे भागों का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हमारा सबसे पहला पाठ जो है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान। तो जैसा कि हमें पता है संविधान क्या होता है, आपने कक्षा में पढ़ा भी है, दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह। हमारे देश के सर्वोच्च कानूनों का, किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में जिसमें संविधान है, उसमें सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। सर्वोच्च कानूनों का संग्रह। तो संविधान क्या होता है? सबसे बड़े कानूनों का संग्रह। देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे ऊपर संविधान होता है। संविधान से ऊंचा कुछ नहीं होता है। जो सरकार है, जो राज चलाने वाले लोग हैं, वो भी संविधान में लिखे कानूनों के अनुसार ही सरकारी सत्ता चलाते हैं। अब किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की आवश्यकता। हमारा प्रश्न यही बनता है। पहला प्रश्न है बोर्ड के हिसाब से पहला प्रश्न, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 2 नंबर का प्रश्न आ गया आपका। 8वीं कक्षा के बोर्ड के विद्यार्थी, इस प्रश्न का हम 2 आवश्यकताएं लिखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतम 2 या 3 लाइन का उत्तर उसका दिया जाता है। तो हमारा प्रश्न है संविधान की, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो संविधान को देश की आवश्यकता क्यों होती है? देश की शासन पद्धति निर्धारित करने के लिए, शासन पद्धति निर्धारण के लिए। पहली आवश्यकता, किसी भी देश में शासन पद्धति कैसे चलेगी उसका निर्धारण, इसको तय कौन करता है? ये संविधान तय करता है। संविधान में स्पष्ट रूप से बाकायदा लिखी जाती है कि देश में लोकतांत्रिक शासन होगा, राजतांत्रिक शासन होगा या किस प्रकार का शासन होगा, देश में एकात्मक होगा, संघात्मक होगा। ये उच्च कक्षाओं की बातें हैं, लेकिन आपके लिए आपको इतनी बात याद करनी है, किसी भी देश की शासन पद्धति निर्धारित करने के लिए उस देश को संविधान की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी आवश्यकता क्या होती है कि चुने हुए लोग, वोट देते हैं ना हम, आपने देखा होगा आपके माता पिता और बड़े बुजुर्ग आसपास के लोग वोट डालने जाते हैं ना, वोट डालने जाते हैं तो एक नेता चुन करके वो लोग वोट देते हैं, तो उन वोटों से एक आदमी चुन करके जीत करके जाता है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई विधायक जीत के जाता है, आपके जिले से कोई एमपी जीत के जाता है, गांव में सरपंच जीतता है, तो जीत करके जो आदमी नेता बन गया, वो नेता अपने अधिकारों का, राज चलाने के अधिकारों का
दुरुपयोग नहीं कर सके, गलत उपयोग नहीं कर सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान की आवश्यकता का दूसरा कारण क्या है कि चुने हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान क्या करता है? संविधान ये तय करता है कि आपको जो आदमी चुन करके जाता है, जो आदमी जीत करके जाता है, वो कैसे शासन करेगा, क्या क्या काम करेगा, उसको ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये सारी चीजें ये तय की हुई होती है संविधान में। इसलिए चुने हुए लोग अपनी सत्ता का, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरी चीज है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए और अल्पसंख्यकों की हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब अधिकारों की रक्षा के लिए का मतलब क्या है? हर आदमी को कुछ ना कुछ अधिकार की आवश्यकता होती है। जैसे हमें बोलने के अधिकार की आवश्यकता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मेरे को अधिकार मिला हुआ है, तभी तो मैं बोल सकता हूं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं बोल सकते थे। पुराने जमाने में बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, राजा की अनुमति से ही बोल सकता था कोई। तो ऐसे स्थिति में वर्तमान में तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, इसलिए हम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं का मतलब है, हमें अभी इसी पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। उनमें दिया हुआ एक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें बोलने की भी स्वतंत्रता है। हम अपनी बात को रख सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ऐसा ये नहीं है कि हम किसी को गाली निकाल सकते हैं। नहीं भाई, कोई ना अपन तो बोल भाई आजादी में लेडी, कोई ने गाड़ काट लिया, कणपटान दे लो, कोई दांत गिना दे लो बारे। इसलिए हमें बोलने की आजादी तब तक है जब तक दूसरे को उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि अधिकारों की रक्षा हो सके, हमारे अधिकारों की। और अल्पसंख्यकों का मतलब है कि जिन लोगों की संख्या कम है, जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है, ईसाइयों की, सिखों की, इनकी संख्या कम है, तो ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। बेटा पहला प्रश्न अपना कंप्लीट है। पहले प्रश्न मैंने बताया था संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देश की शासन पद्धति तय करने के लिए, चुने हुए लोगों को सत्ता का दुरुपयोग ना कर सकें इसके लिए, अधिकारों की, लोगों की, जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, भारतीय संविधान। ये तो सभी देशों के लिए है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। दूसरा प्रश्न आपका बनता है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण, पहले पुराने जमाने में हमारा जो देश भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन देश आजाद होने से पहले ही हमारी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो भारत का जो संविधान है ये 1946 में बनना शुरू हुआ था। आजादी के आंदोलन में ही लोगों ने देश के लिए पृथक नया संविधान बनाने की मांग रखी थी। हमारे देश की आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान तक गंवा दी, उन लोगों ने देश में संविधान बनाने का सपना पहले से देखा था। और 1946 में ये संविधान सभा का गठन होकर के संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अर्थात
भीमराव अंबेडकर। इन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, पहले पूरा फ्रेम बनाया था कि इस प्रकार से संविधान बनाया जाएगा। तो बी आर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। हमारे संविधान को का ड्राफ्ट बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 1946 से बनना शुरू हुआ था और 1949 में बनकर पूरा हुआ। भारत का संविधान 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 में बन करके पूरा हुआ। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं इसके। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग बनाए गए थे। जैसे आपके पार्ट होते हैं ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, उस प्रकार से ये भाग हैं। पहला पार्ट मान सकते हो आप, या पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों में भारत की पूरी शासन व्यवस्था और भारत सरकार से संबंधित जितने कानून कायदे हैं उन सबको लिखित रूप में दर्ज किया गया है। ये भारत के संविधान के बनने की प्रारंभ की छोटी सी ब्रीफिंग थी। इसके पश्चात हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा के लिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखो। संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है संघवाद। पहली विशेषता क्या है? संघवाद। अर्थात भारतीय संविधान जो है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत में दो स्तर या अधिक स्तरों की सरकार होगी। अर्थात संघीय व्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत में शासन पद्धति कौन सी चलाई जाएगी? संघीय शासन पद्धति चलाई जाएगी। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संघवाद। संघवाद का मतलब है कि किसी देश में दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार हो तो उस देश को संघीय देश या संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता है संघवाद। याद करने आपको अच्छी तरह से, भारत के संविधान की पहली विशेषता है संघवाद। तो हमारे देश में एक तो केंद्र सरकार है जो दिल्ली में स्थित है, जिसको हम भारत सरकार भी कहते हैं। दूसरे स्तर की सरकार कौन सी है? हमारे राज्यों में जितने राज्य हैं, जैसे हमारा राज्य राजस्थान है तो राजस्थान में हमारी राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार इसको हम कहते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में तो तीसरे स्तर की, 3 स्तर की सरकारें हैं। तीसरा स्तर और मौजूद है। तीसरा स्तर कौन सा है? स्थानीय स्वशासन का। जैसे हमारे गांव में सरपंच होते हैं ना ग्राम पंचायत के, वो पंचायत स्तर का एक तीसरा स्तर और मौजूद है। पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो इस प्रकार से हमारे देश में 3 स्तरों की सरकारें मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था वो संघीय शासन व्यवस्था है और भारत के संविधान की विशेषता संघवाद है। अब भारत के संविधान की दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरी विशेषता क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी और इसी के अनुसार हमारे देश का शासन संचालित किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ संसदीय शासन व्यवस्था का? इसका अर्थ यह हुआ कि देश में सभी महत्वपूर्ण पदों पर जनता द्वारा चुने हुए लोग ही बैठेंगे। अर्थात जनता के चुने हुए लोगों द्वारा ही शासन किया जाएगा। ऐसे मन मर्जी से कोई राजकाज नहीं चलेगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब यही है कि सभी पदों पर, सभी महत्वपूर्ण पदों पर चुने हुए लोगों द्वारा शासन किया जाएगा। सभी पद चुने हुए लोगों द्वारा भरे जाएंगे। तीसरा हमारे संविधान की जो विशेषता है वो क्या है? सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा। अब सरकार द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो
जनता द्वारा चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं। अब सरकार का भी कोई भी एक अंग सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से सत्ता का बंटवारा किया गया है। किसमें? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में स्पष्ट रूप से सत्ता का बंटवारा किया गया है। इसका कारण यह है कि कोई भी एक अंग अपनी मनमर्जी नहीं चला सके, इसलिए तीनों को, जैसे विधायिका है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, फिर कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है। उस कानून से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उस समस्या का निपटारा करने के लिए व्यक्ति न्यायपालिका में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई है हमारे संविधान में। तो सत्ता का स्पष्ट बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा किया गया है। फिर हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में मूल रूप से 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 अधिकार हैं। एक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिलेंगे। तो उन अधिकारों को हम आगे और विस्तार से देखेंगे। तो देश में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए, ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसके अलावा हमारे संविधान को पूर्ण रूपेण धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष अगले पाठ में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। पूरा पाठ धर्मनिरपेक्षता का पाठ है अपना, तो उसको विस्तार से और पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम ये देख लें कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, कि सरकार द्वारा किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया और सरकार ने सभी धर्मों को समान मानने की विचारधारा को अपनाया। ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमारे संविधान में लिखी हुई है। इसलिए हमारे संविधान की विशेषता हो गई धर्मनिरपेक्षता। और इस प्रकार से हमारे संविधान की ये विशेषताएं हुई, 5 विशेषताएं। तो अब संविधान की विशेषताएं, प्रश्न हमारा यहां बनता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में संघवाद, संसदीय शासन व्यवस्था, सत्ता का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान की हालांकि विशेषताएं और भी बहुत हैं, लेकिन इन विशेषताओं को हम अच्छी तरह से याद कर लें। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम एक प्रश्न और देखते हैं मौलिक अधिकारों का। अपनी पहले पार्ट में साइड में हाशिए में मौलिक अधिकारों का एक चार्ट बना हुआ है। तो हम प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो या तो इनका नाम पूछ लिया जाता है, 6 मौलिक अधिकार हैं तो 6 के नाम, या फिर किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन पूछ लिया जाए। जैसे पूछ लिया स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करो, या फिर समानता के अधिकार का वर्णन करो। तो अपना अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम देखते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भारत के संविधान में मूल रूप से मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 अधिकार दिए गए थे, जिनमें से एक माइनस कर दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अब कितने बचे? 6 अधिकार बचे। एक माइनस होने के बाद कितने बचे? 6 अधिकार। तो सबसे पहला हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार। याद कर लेना अच्छी तरह से, जीवन भर काम आएगा आपके।
जब भी जहां भी कंपटीशन परीक्षाओं में आप बैठोगे ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें आपको जीवन भर काम में आएगा समानता का अधिकार। अर्थात भारत का संविधान क्या कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक शासन के सत्ता की नजर में, सत्ता के सामने बराबर माना जाएगा। किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखा जाएगा। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि देश, भारत की सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, मूल स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया है। देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है। यह है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह समानता का अधिकार है अपना। दूसरा अधिकार हमारा क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात हमारे देश में, हमारे संविधान में सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी सभी लोग आजाद हैं बोलने के लिए, समूह बनाने के लिए, भाषण देने के लिए, काम करने के लिए, रहने के लिए। अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं इस अधिकार में सब आर्टिकल बना करके दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता किस आधार पर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आसानी से आ जा सकता है, रह सकता है, व्यापार कर सकता है और अपनी आजीविका का कोई भी स्रोत चुन सकता है। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें समूह बनाने का अधिकार है, हमें रहने का अधिकार है, देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकने का अधिकार है बिना किसी प्रकार की कोई रोक टोक के। तो इस प्रकार संविधान में ये दूसरा अधिकार। अब तीसरा अधिकार हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। जैसे किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता बिना उसकी मर्जी के। इसका मतलब यह नहीं कि आपके माता पिता आपसे काम नहीं करवा सकते। देश में यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बिना आपको उसका मेहनत ना दिए, बिना मजदूरी किए, बिना मजदूरी दिए आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। जो पुराने जमाने में प्रथा थी बेगार, बेगार प्रथा का मतलब है बिना पैसे दिए काम करवाना। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हमें दिया गया है। इसके अलावा इसी अधिकार के अंतर्गत आपका जो 1 से 8 मान सकते हो आप, या 6 से 14, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, निःशुल्क शिक्षा का, याद रखना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, वो इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिया गया है कि किसी छोटे बच्चे को काम पर नहीं रखा जा सकता, उससे कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता और उसको, प्रत्येक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके माता पिता का नैतिक दायित्व है, सरकार का नैतिक दायित्व है कि उनको शिक्षा दिलवाई जाए। इसके पश्चात हमारा चौथा जो अधिकार है वो आता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी देश का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5वां अधिकार हमें दिया गया है वो है सांस्कृतिक और
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभिवृद्धि का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभिवृद्धि का अधिकार, संस्थाएं खोलने का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं हम, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी कह सकते हैं, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब इस अधिकार में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। फिर अपने धर्म और संस्कृति से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद छठा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या अधिकार है? संविधान में ऐसे उपबंध किए गए हैं कि ये जो हमारे 5 अधिकार है ना, इन 5 अधिकारों का यदि कोई भी उल्लंघन करता है या आपसे कोई छीनने का प्रयास करता है तो आप कोर्ट में जाकर के इस अधिकार के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं कि साहब मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए मुझे न्याय दी जाए। आ गई समझ में? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा। यह हुआ आपका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा? संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और भारत का संविधान कैसे बना, और भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, और भारत के संविधान में मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए। इन आपके 4 ही बिंदुओं में से, यानी जो 4 प्रश्न मैंने बताए, इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट का प्रश्न इन्हीं 4 प्रश्नों में से मिलेगा कंफर्म। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।